जब हम दुनिया की बड़ी ताकतों के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर उनकी कामयाबी, उनकी तरक्की, यही सब कहानियां सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल, जो चमकता हुआ पहलू है। हाँ, लेकिन हर बड़ी कहानी के पीछे ना कुछ अनदेखे, कुछ ज्यादा उलझे हुए और कभी-कभी परेशान करने वाले अध्याय भी होते हैं। आज हम वैसी ही कुछ परतें खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। किसी भी बड़ी शक्ति के बनने की कहानी वो सीधी नहीं होती, मतलब उसमें कई उतार चढ़ाव होते हैं। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। जैसे? अरे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य को ही ले लीजिए। कहते थे उनका सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन आखिरकार वो भी सिमट गया। हाँ, वो तो है। तो इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नई महाशक्ति उभरी, और उसके विस्तार की कहानी में भी कई ऐसे मोड़ हैं जिन पर शायद उतनी बात नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से। जब यूरोप से लोग वहां पहुंचे तो उनका सामना हुआ वहां के मूल निवासियों से, जिन्हें हम अमेरिकन इंडियंस कहते हैं। जी। शुरू में तो शायद रिश्ते ठीक ठाक रहे होंगे, पर फिर जमीन और जो संसाधन थे उन पर अधिकार को लेकर टकराव शुरू हो गया। और ये बस कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थी, ये धीरे धीरे एक पूरी प्रक्रिया बन गई। हाँ। जिसमें मूल निवासियों को उनकी जमीनों से हटाया गया, मतलब बेदखल किया गया। और नतीजा बहुत भयानक था। उनकी आबादी में भारी गिरावट आई। कुछ अनुमान तो कहते हैं कि 95% से ज्यादा आबादी खत्म हो गई। 95%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें लड़ाइयां तो थी ही, लेकिन साथ ही धोखा देना और यहाँ तक कि बीमारियां फैलाना, जैसे वो चेचक वाले कमनों की कहानी है। हाँ, मैंने सुना है। हाँ, तो वैसे तरीके भी अपनाए गए। ये सिर्फ विस्तार नहीं था, ये एक तरह से सफाया था। उफ। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही काला अध्याय है इतिहास का, अफ्रीकी लोगों की गुलामी। हाँ, वो ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार। ये सिर्फ लोगों को पकड़ना या बंदी बनाना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, मतलब मुनाफे पर चलने वाला व्यापार था। व्यापार इंसानों का। हाँ बिल्कुल। लाखों लोगों को अफ्रीका से जहाजों में, मतलब जानवरों से भी बदतर हालत में भरकर अटलांटिक पार अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों तक लाया जाता था। और वो सफर? उस सफर को मिडिल पैसेज कहते थे। बहुत ही भयानक। रास्ते में ही बेशुमार लोगों की मौत हो जाती थी। और जो बचकर अमेरिका पहुंचते थे, उनकी जिंदगी, खासकर जो दक्षिणी राज्य थे अमेरिका के, वहां बड़े बड़े खेत होते थे कपास के, तंबाकू के, तो उन पर इन गुलामों से जबरदस्ती बिना कोई पैसा दिए काम करवाया जाता था। उनकी कोई अधिकार नहीं थे। कोई अधिकार नहीं। मालिक का पूरा नियंत्रण था। परिवारों को तोड़कर अलग अलग बेच दिया जाता था। सख्त कानून थे जिन्हें स्लेव कोड्स कहते थे, और जरा सा भी विरोध करने पर बहुत क्रूर सजा मिलती थी। बाप रे। ये गुलामी की व्यवस्था जो थी वो वहां की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन गई थी। इसे खत्म करने के लिए फिर अमेरिका को अपना गृह युद्ध लड़ना पड़ा। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में अमेरिका में एक सोच बहुत फैली थी, मैनिफेस्ट डेस्टिनी। ये क्या था? हाँ, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, इसका मतलब सीधा साधा समझें तो अमेरिकी लोग ये मानने लगे थे कि भगवान ने या नियति ने उन्हें यह हक दिया है कि वो पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर अपना कब्जा फैलाएं। ये उनकी किस्मत है। अच्छा, मतलब ये उनका अधिकार है फैलना? हाँ बिल्कुल। इसी सोच के तहत पहले टेक्सास, जो पहले मेक्सिको का हिस्सा हुआ करता था, वो अमेरिका में शामिल हुआ, और इसी वजह से फिर अमेरिका और मेक्सिको के बीच लड़ाई छिड़ गई। मेक्सिको उस समय कैसा था? मेक्सिको उस वक्त अंदरूनी झगड़ों में फंसा हुआ था, काफी कमजोर था। तो ये युद्ध बेसिकली जमीन के लिए ही था? हाँ, मुख्य रूप से। और मजे की बात यह है कि उस वक्त कुछ अमेरिकी फौजी अफसर भी मानते थे कि ये युद्ध गलत है, नाइंसाफी है मेक्सिको के साथ। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि युद्ध के बाद ग्वाडालूप हिडाल्गो नाम की संधि हुई, और उसके तहत अमेरिका ने मेक्सिको से उसका लगभग आधा इलाका ले लिया। आधा? हाँ, लगभग आधा, जिसमें आज के कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको जैसे बड़े बड़े राज्य शामिल हैं। और कीमत क्या दी? महज $18 मिलियन के आसपास। बहुत ही कम। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। और ये विस्तार की चाह सिर्फ महाद्वीप तक नहीं रुकी, प्रशांत महासागर में भी। हवाई का क्या हुआ? हाँ, हवाई। वो उस समय एक आजाद, शांत राज्य था। अपनी राजशाही थी वहां, लेकिन 19वीं सदी में अमेरिकी मिशनरी और व्यापारी वहां पहुंचने लगे। और फिर वही कहानी? कुछ वैसा ही। धीरे धीरे उन्होंने वहां की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, मतलब अर्थव्यवस्था और राजनीति पर अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो प्रभावशाली अमेरिकी लोग थे, जिन्हें मिशनरी पार्टी भी कहते थे, इन्होंने मिलकर वहां की रानी की ताकत कम कर दी। कैसे? उन्होंने रानी पर एक नया संविधान थोपा। उसे संगीन संविधान या बायोनेट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संगीन
मतलब बंदूक की नोक पर? हाँ, कहा यही जाता है कि बंदूक की नोक पर मनवाया गया था। इससे राजा या रानी के अधिकार बहुत ही कम हो गए और आखिरकार 1893 में इन अमेरिकियों ने अमेरिकी नौसेना की मदद ली। यूएसएस बॉस्टन नाम का जहाज था, उसके सैनिक आए और रानी लिलियोकलानी की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। और फिर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। हाँ, कुछ साल बाद 1898 में अमेरिका ने हवाई को पूरी तरह अपने में मिला लिया, मतलब कब्जा कर लिया। यही साल 1898 एक और युद्ध का साल था, स्पेन के साथ, स्पेनिश अमेरिकी युद्ध। जी, उस समय क्यूबा अपनी आज़ादी के लिए स्पेन से लड़ रहा था, तो अमेरिका ने कहा कि हम क्यूबा की मदद कर रहे हैं और स्पेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन क्या सिर्फ मदद का इरादा था? शायद नहीं, इसके पीछे अमेरिका के अपने व्यापारिक हित भी थे और शायद वो जिसे कहते हैं साम्राज्य का स्वाद चखने की इच्छा भी। हवाना बंदरगाह में एक अमेरिकी जहाज खड़ा था, यूएसएस मेन, वो डूब गया। कैसे डूबा? ये आज तक पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इसका इल्जाम स्पेन पर लगाया और ये युद्ध शुरू करने का एक बड़ा बहाना बन गया। और इस युद्ध का नतीजा? स्पेन तो उस समय काफी कमजोर हो चुका था। हाँ, अमेरिका ने काफी आसानी से स्पेन को हरा दिया और नतीजे में स्पेन को प्यूर्टो रिको, ग्वाम और फिलीपींस अमेरिका को देने पड़े। फिलीपींस के लिए अमेरिका ने स्पेन को $20 मिलियन दिए भी। तो फिलीपींस भी अमेरिका का हिस्सा बन गया। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग हुई। फिलीपींस के लोगों ने सोचा था कि अमेरिका उन्हें आज़ादी दिलाएगा स्पेन से, लेकिन जब अमेरिका ने खुद कब्जा कर लिया तो वहाँ के नेता थे एमिलियो एग्विनेल्डो। उनके नेतृत्व में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। यानी एक और लड़ाई? हाँ, और ये लड़ाई बहुत लंबी चली और बहुत क्रूर भी थी। अमेरिकी सेना पर वहाँ बहुत गंभीर आरोप लगे, नस्लवाद के, आम लोगों पर अत्याचार करने के और वो जलाओ और मारो वाली नीतियां अपनाने के। इसमें कितने लोग मारे गए होंगे? ये सब सुनना काफी मुश्किल है। अब 20वीं सदी में आते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था और अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए। हाँ, अगस्त 1945 में हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर। इसके पीछे क्या वजह बताई जाती है? जो आधिकारिक वजह बताई जाती है वो ये कि युद्ध को जल्दी खत्म करना था और अमेरिकी सैनिकों की जानें बचानी थी, क्योंकि अगर जापान पर जमीनी हमला होता तो बहुत अमेरिकी सैनिक मारे जाते। लेकिन क्या ये सच है? मतलब क्या कोई और रास्ता नहीं था? इसी पर तो विवाद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि जापान उस समय तक हारने के बहुत करीब था। शायद वो बिना परमाणु बम के भी सरेंडर कर देता अगर शर्तें थोड़ी बदली जाती। तो फिर बम क्यों गिराए? क्या कोई और वजह भी थी? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये शायद सोवियत संघ को, जो उस समय एक नई ताकत बन रहा था, अमेरिका की ताकत दिखाने का एक तरीका था। शीत युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा तो भयानक था। हाँ, बहुत भयानक। लाखों आम लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, वो मारे गए और उसका असर तो आज तक है। इसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया का बंटवारा हुआ। जी, कोरियाई प्रायद्वीप को 38th पैरेलल, मतलब 38वीं समानांतर रेखा पर दो हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तरी हिस्सा सोवियत प्रभाव में गया, दक्षिणी हिस्सा अमेरिकी प्रभाव में। क्या ये स्थायी बंटवारा था? नहीं, शुरू में ये अस्थायी सोचा गया था, लेकिन फिर शीत युद्ध शुरू हो गया और ये बंटवारा स्थायी हो गया। दो अलग देश बन गए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और फिर इनके बीच युद्ध छिड़ गया। हाँ, 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण कोरिया का साथ दिया। बाद में चीन भी उत्तर कोरिया की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। ये युद्ध कितना लंबा चला? 3 साल। बहुत भीषण लड़ाई हुई। लाखों सैनिक और आम नागरिक दोनों तरफ मारे गए। नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ नहीं निकला। मतलब 3 साल की लड़ाई के बाद युद्ध विराम हुआ और सीमा वापस वही 38वीं समानांतर पर आ गई जहां से शुरू हुई थी। लेकिन तबाही बहुत हुई और युद्ध के दौरान दोनों ही पक्षों पर जुल्म ढाने के आरोप लगे। नौगन नरसंहार जैसी घटनाएं हुईं। तो ये सब सुनने के बाद लगता है कि जो कहानी हमें अक्सर सुनाई जाती है किसी भी देश की, वो शायद पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ही होती है। बिल्कुल, इतिहास बहुत जटिल होता है। इन मुश्किल और अक्सर परेशान करने वाली घटनाओं को समझना हमें एक ज्यादा मुकम्मल नजरिया देता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, और इनमें बाहरी ताकतों, खासकर अमेरिका के दखल के कई ऐतिहासिक मामले सामने आते हैं। हाँ, बिल्कुल। काफी डिटेल में बताया गया है कि ऑपरेशन कैसे हुए, उनके पीछे असल में मकसद क्या थे, कभी आर्थिक, कभी राजनीतिक, तो कभी वो साम्यवाद का डर, और फिर उनके नतीजे क्या निकले। हाँ,
तो चलिए इनमें से कुछ अहम किस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। इनमें कई ऐसे मामले हैं जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को हटाया गया। एक जो बहुत अहम मामला है वो है 1953 का ईरान। वहां मोहम्मद मुसद्दिक प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक बड़ा बहुत बड़ा कदम उठाया था। आप वो एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी AIOC के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। दस्तावेज तो यही कहते हैं कि ये कदम ब्रिटेन और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो क्या ये सिर्फ तेल की बात थी या फिर जैसा आप कह रहे थे उन्हें साम्यवाद का डर ज्यादा था? देखिए, तेल तो बहुत अहम था ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ साम्यवाद के फैलने का डर भी जोरों पर था उस वक्त। और इसी माहौल में फिर CIA और ब्रिटिश MI6 ने मिलकर वो ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स। अच्छा, ऑपरेशन एजेक्स। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि कैसे कर्मिट रूजवेल्ट जैसे एजेंट एक्टिव थे। उन्होंने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया, शाह को तैयार किया कि वो मुसद्दिक को बर्खास्त करें, और फिर जनरल जाहिदी को आगे करके आखिरकार मुसद्दिक की सरकार गिरा दी गई। तो ये दिखाता है कि कैसे तेल और राजनीतिक डर दोनों ने मिलकर एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करवा दिया। तो ये तो हुआ ईरान। क्या ग्वाटेमाला में भी कुछ ऐसा ही हुआ? 1954 की बात है शायद। वहां जैकब आर्बेन्स की सरकार थी। हाँ बिल्कुल, ग्वाटेमाला में जैकब आर्बेन्स ने भूमि सुधार लागू किए थे और इससे सीधे सीधे असर पड़ रहा था एक बड़ी अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के हितों पर। अच्छा, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। हाँ, और अमेरिका ने इसे पेश किया एक साम्यवादी खतरे की तरह। और दिलचस्प बात यह भी है, जैसा कि ये दस्तावेज इशारा करते हैं, कि उस वक्त के अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस और उनके भाई जो CIA के डायरेक्टर थे एलन डलेस, उनके यूनाइटेड फ्रूट कंपनी से सीधे ताल्लुकात थे। तो CIA ने कर्नल कार्लोस कैस्टेलो आर्मास के जरिए एक ऑपरेशन चलाया। फिर से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हुआ, फिर से वही पैटर्न। बिल्कुल। और आखिरकार आर्बेन्स को हटना पड़ा। नतीजा, ग्वाटेमाला में कई दशकों तक, बहुत लंबे समय तक हिंसा और अस्थिरता का माहौल बना रहा। तो ये तो सीधे तख्ता पलट। लेकिन कुछ मामलों में तो नेताओं की हत्या या कम से कम संदिग्ध मौतों का भी जिक्र है इन दस्तावेजों में, जैसे कांगो के पैट्रिस लुमुम्बा। हाँ, पैट्रिस लुमुम्बा का मामला बहुत दुखद है। कांगो की आज़ादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री बने। एक बहुत मजबूत राष्ट्रवादी नेता थे और वो चाहते थे कि कांगो के जो संसाधन हैं, खासकर कटंगा प्रांत की जो खनिज संपदा है, वो पश्चिमी कंट्रोल से बाहर हो। ये बात तो पश्चिम को पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। दस्तावेजों के मुताबिक बेल्जियम और अमेरिका दोनों उन्हें एक बड़ा खतरा मानते थे, एक संभावित साम्यवादी। यहां तक कहा जाता है कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने भी लुमुम्बा को रास्ते से हटाने की मंशा जाहिर की थी। अच्छा। हाँ, CIA और बेल्जियम की एजेंसियां इसमें काफी एक्टिव थे। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि उनकी सुरक्षा में क्या वो नाकाम रहे। और आखिरकार लुमुम्बा को पकड़ा गया, उनके दुश्मनों के हवाले किया गया और कटंगा में ले जाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहुत दुखद। और लुमुम्बा का तो अंत हो गया, लेकिन कुछ नेताओं के खिलाफ तो ये दखलंदाजी दशकों तक चलती रही, जैसे क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो। उनके खिलाफ तो साजिशें खत्म ही नहीं हुई। हाँ, कास्ट्रो का मामला तो बिल्कुल अलग ही है। बतिस्ता को हटाने के बाद जैसे ही वह सत्ता में आए, अमेरिका उन्हें शक की नजर से देखने लगा। आइजनहावर प्रशासन के समय से ही, जैसा इन स्रोतों में लिखा है, उन्हें हटाने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। बे ऑफ पिग्स हमला तो सबको पता है। हाँ, वो तो खैर जगजाहिर है और नाकाम भी रहा। लेकिन उसके अलावा भी CIA ने कास्ट्रो को मारने की अनगिनत, लिटरली अनगिनत कोशिशें की। जहरीली सिगार, जहर की गोलियां, माफिया की मदद लेना, क्यूबा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए तोड़फोड़, क्या क्या नहीं किया गया। बिल्कुल। यहां तक कि जर्म वॉरफेयर और मौसम बदलने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने तक की बातें सामने आई। ये दुश्मनी तो दशकों तक चली। अविश्वसनीय है। अच्छा, ये सब करने के लिए, तख्ता पलट हो या हत्या की साजिशें, क्या इन बाहरी ताकतों ने स्थानीय लोगों को तैयार करने के लिए कोई सिस्टम बनाया था? इन दस्तावेजों में स्कूल ऑफ द अमेरिकाज SOA का नाम बार बार आता है। ये क्या था असल में? SOA, स्कूल ऑफ द अमेरिकाज, ये पहले पनामा नहर क्षेत्र में था, बाद में फोर्ट बेनिंग जॉर्जिया चला गया। ये लैटिन अमेरिकी सैनिकों को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा सेंटर था। यहाँ उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी, गुरिल्ला युद्ध से निपटना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, पूछताछ के तरीके सिखाए जाते थे। पूछताछ के तरीके? हाँ, हाँ, कुछ दस्तावेज तो ये भी कहते हैं कि यहाँ यातना यानी टॉर्चर के तरीके भी सिखाए जाते थे। और इसका मकसद सिर्फ फौजी हुनर सिखाना नहीं था। एक बड़ा मकसद ये भी था कि इन सैनिकों को अमेरिकी हितों और अमेरिकी विचारधारा के साथ अलाइन किया जाए, जोड़ा जाए। तो इस तरह की ट्रेनिंग और इस जुड़ाव के नतीजे क्या हुए जमीन पर?
क्या इन दस्तावेजों से कुछ पता चलता है? हाँ, नतीजे काफी गंभीर रहे हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक एसओएस से ट्रेनिंग लेकर निकले कई सैनिक अपने अपने देशों में बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं और उनमें से कई या तो तानाशाह बने या फिर मानवाधिकारों के भयानक हनन में शामिल पाए गए। जैसे कि कुछ नाम है? हाँ, कई नाम हैं। पनामा के मैनुएल नोरिएगा का नाम आता है, अर्जेंटीना के जनरल वियोला, अल साल्वाडोर के कर्नल मोंटेरोसा जो अल्मोजोटे नरसंहार के कमांडर थे, ग्वाटेमाला के कर्नल अल्पीरेज। इन सब पर तख्ता पलट करने, डेथ स्क्वाड चलाने, हत्या और टॉर्चर जैसे बहुत संगीन आरोप लगे। तो ये दिखाता है कि कैसे इस तरह के ट्रेनिंग संस्थान अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने और उन सरकारों को सपोर्ट करने के काम आए जो अमेरिकी हितों के मुताबिक थे, भले ही वो कितने भी क्रूर क्यों ना हो। और जाहिर है इन प्रशिक्षित लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि शायद हथियार और दूसरी मदद भी मिलती होगी। हाँ, बिल्कुल। अक्सर उन्हें अमेरिकी सैन्य सहायता, हथियार वगैरह भी मिलते रहे। इससे उनके देशों में उनकी ताकत और उनका असर और भी बढ़ गया। तो ये सारी बातें मिलकर अमेरिकी विदेश नीति का एक बहुत ही उलझा हुआ और सच कहें तो विवादास्पद पहलू सामने लाती हैं, जहां एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के दावे होते हैं, वहीं जमीनी हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। और इन हस्तक्षेपों ने कई देशों के भविष्य पर बहुत गहरा और लंबा असर डाला है, जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तात्कालिक भू राजनीतिक फायदे की कीमत लंबे समय की अस्थिरता और नाराजगी के रूप में चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं और नीतियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनका असर मतलब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी और जमीन पर कितना गहरा पड़ा है। हाँ बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे अक्सर बड़े जटिल राजनीतिक फैसले होते थे, वैश्विक स्तर की सोच होती थी। जैसे अगर हम वियतनाम, कंबोडिया, लाओस की बात करें तो वहां जो तबाही हुई वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, उसके पीछे की मानवीय पीड़ा बहुत ज्यादा है। सही बात है। लाखों लोग मारे गए और उससे भी कहीं ज्यादा घायल हुए। हाँ। फिर वो बड़े पैमाने पर बमबारी और साथ में वो एजेंट ऑरेंज जैसे जहरीले केमिकल्स का छिड़काव, वो जो जंगल साफ करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली हर्बिसाइड था वो, और उसके नतीजे तो भयानक थे। बिल्कुल, आज भी हम उसके असर देखते हैं, जैसे जन्म से होने वाली शारीरिक दिक्कतें, कैंसर के मामले बढ़ना, और वो लाखों लैंडमाइंस जो अभी भी एक्टिव हैं, जमीन में दबे हुए हैं। हाँ, वो एक अलग ही खतरा है। और कुछ जगहों पर तो नागरिकों के साथ सीधी क्रूरता की भी बातें सामने आई हैं, जिन्हें छुपाने की कोशिशें भी हुई शायद। और ये सब क्यों हुआ? इसके पीछे वो नीतियां थीं जो शीत युद्ध के समय पनपी, साम्यवाद का डर और वो डोमिनो थ्योरी वाली सोच। अच्छा, वो कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बना तो पड़ोसी भी बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल वही। इसी सोच ने सीधे दखल देने को मतलब सैन्य हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि जिनेवा समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय करार थे जो शांति लाने के लिए थे, जी, उनको भी एक तरह से अनदेखा कर दिया गया। और वो पैटर्न भी दिखता है, पहले स्थानीय नेताओं को सपोर्ट करना, फिर उन्हें हटवा देना, जैसे दक्षिण वियतनाम में हुआ। कंबोडिया और लाओस में भी गुप्त बमबारी और अस्थिरता फैलाने के आरोप लगे, जिसने शायद बाद में खमेर रूज जैसे क्रूर शासन के आने में भी मदद की। समझ गया। अब अगर हम थोड़ा मध्य पूर्व की तरफ देखें तो वहां के संघर्ष तो और भी पुराने और उलझे हुए लगते हैं। हाँ, जड़ें बहुत गहरी हैं। जैसे फिलिस्तीनी आबादी का जो विस्थापन हुआ तारीख में, उसमें बाहरी फैसलों का बड़ा हाथ रहा। जैसे वो बालफूर घोषणा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की। हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन का वो बयान जिसने फलस्तीन में एक यहूदी नेशनल होम बनाने का समर्थन किया। इसने एक तरह से उस लंबे संघर्ष की नींव रख दी जो आज तक चल रहा है। और अमेरिकी नीति पर भी बाहरी असर का जिक्र आता है ना, जैसे AIPAC लॉबी। हाँ, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, ये एक बहुत प्रभावशाली समूह माना जाता है जो अमेरिका इजराइल रिश्तों और उससे जुड़ी नीतियों, सहायता वगैरह को प्रभावित करता है। अच्छा। और फिर इसका असर पड़ोसी इलाकों पर भी पड़ा, जैसे लेबनान। वहां की मिसाल लें तो 1982 के आक्रमण में जो बल प्रयोग हुआ और आम नागरिकों को जो झेलना पड़ा, हाँ, उसका जिक्र मिलता है। और फिर वो साबरा और शतीला कैंप्स का नरसंहार, बेरूत में फलस्तीनी रिफ्यूजी कैंप्स थे वो, वहां निहत्थे लोगों की हत्या हुई, और इसमें बाहरी सेनाओं की मिलीभगत के भी आरोप हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। और जानकारी यही इशारा करती है कि ऐसी कार्रवाइयों को अक्सर बाहर से समर्थन मिलता था। फिर इराक युद्धों का जिक्र आता है। पहला खाड़ी युद्ध,
फिर 2003 का आक्रमण, दोनों के लिए जिस तरह से माहौल बनाया गया उस पर भी सवाल हैं। हाँ, जैसे वो पहले खाड़ी युद्ध के वक्त इनक्यूबेटर वाले बच्चों की कहानी, हाँ, जो बाद में झूठी निकली। अच्छा, वो इमोशनल कहानी। हाँ, और फिर 2003 में वो WMDs यानी सामूहिक विनाश के हथियारों का दावा कि सद्दाम हुसैन के पास ऐसे हथियार हैं। लेकिन वो तो मिले नहीं बाद में। नहीं, उनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, बल्कि कहा जाता है कि कुछ खुफिया रिपोर्टें शायद इसके उलट ही कह रही थीं। और फिर युद्ध का तरीका, वो भी काफी विनाशकारी बताया गया है, बहुत भारी बमबारी, और आरोप ये भी हैं कि जानबूझकर आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों को निशाना बनाया गया। जैसे बिजली घर, पानी साफ करने के प्लांट, संचार के साधन, मतलब वो चीजें जिनके बिना आम जिंदगी ठप हो जाए। और वो क्लस्टर बॉम्ब और डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल। हाँ, वो भी क्लस्टर बॉम्ब जो फटकर छोटे छोटे बम बिखेरते हैं, और कई बार वो तुरंत नहीं फटते, बाद में खतरा बने रहते हैं। और डिप्लीटेड यूरेनियम, जिसके रेडिएशन से जुड़े सेहत के जोखमों पर चिंता जताई जाती है। ये तो युद्ध के सीधे असर हुए। बिल्कुल। और फिर वो अबू ग्रेब जेल वाला मामला भी था, जहां इराकी कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और यातना की खबरें और तस्वीरें आईं। उसने भी काफी हंगामा खड़ा किया था। और प्रतिबंधों का भी जिक्र है, इराक पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। हाँ, वो भी एक तरह का हथियार ही थे। उनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर, क्योंकि दवाएं और जरूरी सामान मिलना मुश्किल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स ने भी ये माना था। जी हाँ, उनकी अपनी रिपोर्ट्स में इन प्रतिबंधों के गंभीर मानवीय परिणामों की बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर देखें, हाँ, कि ये जो सैन्य दखल होते हैं, राजनीतिक चालें होती हैं या आर्थिक दबाव बनाए जाते हैं, इनके मानवीय परिणाम बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले होते हैं। और सिर्फ उसी वक्त नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक महसूस किए जाते हैं। बिल्कुल। और पर्यावरण पर भी असर पड़ता है, चाहे वो एजेंट ऑरेंज का जहर हो, बमबारी से हुई तबाही, या फिर जैसे इराक में तेल के कुओं में आग लगा दी गई थी, उसका प्रदूषण, ये सब लंबे समय तक असर डालते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग संघर्षों की भारी मानवीय और पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी है, दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर मध्य पूर्व और इराक तक। कैसे राजनीतिक फैसले, बाहरी असर और युद्ध के तरीके लाखों जिंदगियों पर भारी पड़े। उम्मीद है कि ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। हाँ, क्या आपको ये जानकारी समझने में मदद मिली, या कोई पहलू ऐसा है जो स्पष्ट नहीं हुआ? हाँ, हमें जरूर बताएं कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और शायद जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि क्या इतिहास की इन दर्दनाक घटनाओं के पैटर्न से भविष्य के लिए कोई सबक सीखा जा सकता है, या हम वही गलतियां दोहराते रहेंगे?